ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट की, उसके बाद थरतली मच गई, मीडिया की तवज्जो भी चली गई। फिर सामने आया अंसार अब्बासी साहब का जो कॉलम है आज का, उसमें उन्होंने बताया कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद नहीं है जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं उसकी तायीद हो सके। तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये ट्वीट जो किया है बगैर सबूतों के किया है या आउट ऑफ रेज कर दिया उन्होंने ट्वीट, और उनका ट्वीट को रेट कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे, उनकी वैल्यू क्या है? देखिए आपको पता ही होगा कि ख्वाजा साहब जो है वक्तन फवक्तन कोई धमाका खेज जो है कोई बयान जारी करते रहते हैं, और उन्होंने कहा हाइब्रिड रिजिम, हालांकि गलत नहीं कहा था, उस पर बड़ा शोर मचा। और उसके बाद उन्होंने जो है भारत के साथ जब हमारी कशीदगी चल रही थी उस वक्त भी कुछ ऐसे बयान दिए, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक सवाल ये करना चाहिए कि भाई आप एक बाख्तियार हुकूमत के बाख्तियार माशाल्लाह वजीर हैं, वजीर दिफा हैं, तो यहाँ पर आप शिकायतें करते हुए अच्छे नहीं लगते। आपकी जमात कितना बरस तक जो है इक़्तिदार में रही है, तो कौल आपके जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि जी ब्यूरोक्रेट सबसे शाही जो है वो बदनुमानी करती है और हमें तो सिर्फ चिल्लड़ मिलता है जो है सियासतदान, तो आपने क्यों नहीं मतलब इसके खिलाफ कोई कानून साजी की, क्यों नहीं आपने रिफॉर्म जैसी इस्लाहात की? तो ये तनकीद बुनियादी तौर पे हमारी हुक्मरान शराफिया पे तनकीद है, और ये हो नहीं सकता। देखिए ना कि सियासतदानों की क्या महिलात जो है बैरून मुल्क नहीं है, बिल्कुल है, उनके कारोबार नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ की किसी एक दूसरे को ब्लेम करना कि जी अफसरशाही कर रही है, ये लोग जिम्मेदार है अफसरशाही के, कि जी सियासतदान जो वजीर हैं वो करते हैं। हमारे यहाँ जो है गवर्नेंस का एक क्राइसिस है, और हमेशा जो है बुराई ऊपर से नीचे आती है। अगर आप सीढ़ियां साफ कर रही हो तो नीचे से नहीं आप झाड़ू देना करते, बल्कि ऊपर से सफाई करते हैं ना। तो गंदगी जो है हमारी ऊपर से आ रही है। ऊपर कौन बैठा है, किसके पास ताकत है, कौन फैसला साज है, कौन अफसरशाही के तबादले करता है, कौन उनको जो है गड्ढे लाइन लगा देते, हमारे माशाल्लाह सियासतदान ही करते हैं। तो मैं कहूँ ख्वाजा साहब ने बहुत ज्यादा अहमियत दे दी। हमारे यहाँ तो मतलब ये होता है कि अगर आपने सियासतदान वजीर के इशारों पर नहीं नाचे तो फिर आपकी कुर्सी महफूज नहीं रहती, आप कहीं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना दिया जाता है, ओएसडी कर दिया जाता है। तो हो सकता है मैं कह रहा कि अफसरशाही करप्शन नहीं करती होगी, लेकिन इसका जो मंबा है वो हमारे हुक्मरानों के पास से आता है, वो हमारे वो कहते हैं ना गुजरा की तरफ से आता है। और भी बड़े बड़े लोग हैं जो कमीशन करते हैं, जो ऐसी डील्स करते हैं। तो लेकिन जाहिर है कि से हमें गुफ्तगू का एक मौका मिल गया, एक रौनक मेला हो गया, तो ये ख्वाजा साहब के लिए कोई नई बात नहीं है जी। अच्छा, वो पंजाबी में वैसे कहते हैं जेड़ा बोले वही कुंडा खोले, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने शायद वही वाला काम किया एक्स पर अपने इजहार ख्याल करके। लेकिन किरण साहिबा, ओवर 22,000 ब्यूरोक्रेट्स जो कहा जा रहा है कि ड्यूल नेशनलिटी रखते हैं, और खान साहब के दौर में मैं वैसे याद करा दूं, खान साहब अक्सर अपनी स्पीच में भी कहा करते थे कि ब्यूरोक्रेसी काम करने नहीं देती, काम करती नहीं है, सुनती नहीं है, इनकी अपनी मशीनरी, नून लीग का वो जो भी इल्ज़ाम लगाते थे। आज ख्वाजा आसिफ साहब जो सिटिंग मिनिस्टर हैं, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर दैट वी हैव इन द कैबिनेट, वो ट्वीट कर रहे हैं। क्या इसका कोई बेहतरीन रास्ता नहीं निकल सकता था? जबकि ऑन दी अदर हैंड हम देख रहे हैं तलाल चौधरी साहब दलीलें पेश कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ पेश कर रहे हैं, और फिर ऑर्डिनेंस लाने की बातें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया फरवा साहिबा अपने प्रोग्राम में मदू करने के लिए। आमिर साहब की बात से एग्री करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि ख्वाजा आसिफ साहब जिस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, और पहली दफ़ा नहीं बैठे हैं, इससे पहले भी कई बार अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो उम्र है अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उसमें वो कई दफ़ा मिनिस्ट्रियाँ संभाल चुके हैं। तो इतना तजर्बेकार शख्स, उसको ट्वीट सिर्फ बेहतरीन चीज़ नहीं है, बल्कि उसके साथ ज़्यादा अच्छा होता कि वो जो बात कर रहे हैं उसकी कुछ सबूत और शवाहिद भी साथ पेश कर देते, या फिर अपनी बात पर या तो स्टैंड किए रहें। फिर अगर दूसरी तरफ से कहीं से भी ये बात सामने आ जाती है कि ऐसे कोई भी सबूत और शवाहिद नहीं मिले, तो फिर उनको चाहिए कि वो अपनी बात पे न सिर्फ स्टैंड करें, बल्कि उसके साथ साथ जो चीज़ें हैं दूसरी वो भी सामने रख दें। जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी की बात की आपने, तो उसके हवाले से हमारे सामने चाहे वो कोहिस्तान स्कैंडल हो, चाहे जरदारी साहब का कोई स्कैंडल हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब का कोई स्कैंडल हो, जो मुख्तलिफ उनके अदवार में आता रहा है, तो उसमें जो अहम तरीन मामला रहा है वो कहीं ना कहीं से ब्यूरोक्रेसी का ही निकला है। और आपको याद है कि इससे पहले भी जब भी कभी ब्यूरोक्रेसी का नाम आया है और मामलात उनकी तरफ आए, तो वो हमेशा काम छोड़ देते हैं, दस्तखत करना छोड़ देते हैं, कि जिसकी वजह से आपने खुद भी हवाला दिया कि खान साहब तक को ये बात कहनी पड़ जाती थी कि दबाव उनके ऊपर होता है, या वो काम नहीं करते या फिर करने नहीं देते हैं। तो एक डिसीजन हुआ था कि 17 ग्रेड से ऊपर का जो भी ब्यूरोक्रेट होगा उसको अपने असासे जो है वो डिक्लेयर करने चाहिए, करने हैं। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। बिल पास हुआ था, हमारे पास 60 to 70%
बिल पास हुआ था इसके लिए, लेकिन वो भी एज सच उस तरह से नज़र नहीं आता है। बिल तो पास हो गया था, लेकिन 60 to 70% जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वहाँ पर ज़रूरत है इस बात की। जो ख्वाजा साहब ने जो बात की है, उसका एक और तनाजुर भी निकलता है कि दोहरी शहरियत, हमारे पास जो डुअल नेशनैलिटी है हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, वो भी मौजूद है। तो अगर एक तरफ ये वाला डिसीजन हो गया है कि आपने अपने असासे डिक्लेयर करने हैं, जाहिर करने हैं, तो इसके ऊपर भी ज़रा हुकूमत कुछ कर ले, इसके ऊपर भी कोई रिफॉर्म्स ले आए या लेजिस्लेशन हो जाए, जो भी कुछ कर सकते हैं वो कर लें, तो मुझे लगता है कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि मैंने जिन लोगों के, जिन बड़े किरदारों के पाकिस्तान की सियासत के नाम लिए, उनके भी अगर केसेस को टटोला जाता है या खंगाला जाता है, तो उनके केसेस में भी कहीं ना कहीं पीछे जो किरदार होता है वो ब्यूरोक्रेट्स का ही होता है, वो ब्यूरोक्रेसी का ही किरदार निकलता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर अगर शफाफियत आपने लानी है तो न सिर्फ असासे उनके डिक्लेयर किए जाएं, बल्कि एक दोहरी शहरियत वाले मामले को भी अगर देख लिया जाए ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। अच्छा, इसमें दो पहलू हैं आदिल। एक तो ये कि हम इमरान खान साहब के दौर में जब ऑर्डिनेंस आते थे सदारती, तो एक्चुअली मीडिया समेत नून लीग और दीगर जमातें ये तनकीद करती थी कि ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत थी, आप बिल भी तो पेश कर सकते थे, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आते हैं। आज खैर मामला वहीं पर ही आकर रुक गया है। बट ऑन दी अदर हैंड बड़ा सॉफ्ट टारगेट होते हैं सियासतदान। फैसल वाउडा साहब की एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि अमेरिका की नेशनैलिटी और फिर उनको डुअल नेशनैलिटी के ऊपर तनकीद का सामना नाअहली और उनको छोड़नी पड़ी। तो हमेशा सियासतदानों पर तो हम ये तनकीद कर लेते हैं कि ये ड्यूल नेशनैलिटी रखते हैं, ये जी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इनको छोड़नी पड़ेगी और नाअहली है। बट ब्यूरोक्रेसी के मामले में हम इतने बेबस क्यों हैं? देखिए फरमा, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया ना, उसका एक पहलू दूसरा भी है। जो आमिर ज़ा साहब ने और किरण ने जो बात की, उसमें भी वो झलक रहा है कि ब्यूरोक्रेसी हमारे मुल्क की जो है वो काम नहीं करने देती पॉलिटिशियंस को। और मौजूदा कैबिनेट में भी मैं कम से कम 4 मिनिस्टर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, वो एडमिट कर चुके हैं मेरे सामने कि यार सेक्रेटरी जो है वो काम नहीं करने देता। आप एक फाइल एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो 3-3 महीने जो है वो लगा देते हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये कि ख्वाजा आसिफ साहब को जितना हम जानते हैं, वो किसी ना किसी बुनियाद पे उन्होंने ये ट्वीट की होगी। आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है फिगर थोड़ा सा कम हो, उन्हें ज़्यादा बता दिया गया हो या जो भी हो, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी बल्कि आपके सियासतदान, उनकी फैमिलीज, मुल्क के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो वो चाहेंगे कि उनकी अगले नस्लें जो हैं वो थोड़ा सा उनके पैसे भी सिक्योर हों, उनके मुस्तकबिल भी सिक्योर हों और वो माइग्रेशन करके जाएंगे। आप सिर्फ लास्ट ईयर देख लें कितने लाख पाकिस्तानी जो है वो, आप अभी 6 महीने की रिसेंट रिपोर्ट देख लें, 3.5 लाख पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ के चला गया। 6 महीनों की बात करें जी, तो ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है, वो छोड़ के जाएंगे। और जहाँ तक दोहरी शहरियत की बात है, मेरे ख्याल में अगर सियासतदान जो हैं वो अगर नहीं रख सकते, तो इन हसास पोस्टों पर बैठने वाले जो सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, फिर जाहिर बात है उनको भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए इस बात की कि आप दोहरी शहरियत रखें, या तो सबको दे दें। पहले जिस तरह का कानून था कि आप दोहरी शहरियत अब पाकिस्तानी रख सकते हैं, लेकिन अहम ओहदों पर तैनात लोग जो हैं वो अगर नहीं रख सकते तो वो नहीं रख सकते। दूसरा, मैं सिर्फ आज की एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जो ब्यूरोक्रेसी जो करती है। देखिए, सियासतदानों ने भी मुल्क को लूटा होगा, लेकिन शायद ऐसे कम ब्यूरोक्रेट होंगे जो कि जिन्हें ईमानदार समझा जा सकता है और जो रिटायरमेंट के बाद जो है वो ज़बूहाली की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सारे खरबपति बन जाते हैं, अरबपति भी नहीं। सिर्फ आप BRT प्रोजेक्ट, आप ऑडिटर जनरल की अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, आप सुन के हैरान रह जाएंगी। 28 अरब रुपए का गबन सामने आया, 28 अरब रुपए। तो ये आप मुझे बताएं कि अब उसमें जो ट्रांस पेशावर जो कि BRT को चला रही है, उन्होंने तकरीबन कोई 5 बसें जल गई थी, वो उन्होंने कंपनी से ठीक करवानी थी। उन्होंने कंपनी को 11 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दी है उसकी। ऑब्वियसली कंपनी ने उनको दोबारा कमीशन में भी कोई पेमेंट की होगी। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। दूसरा, जो किरण ने कोहिस्तान की एग्जांपल दी, अरबों रुपए, वहां का स्पीकर कह रहा है कि ये तो आटे में नमक के बराबर है, ये जो कोई 40-50 अरब रुपए का स्कैंडल है। तो क्या ये सारे सियासतदान कर रहे हैं?
ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी भी कर रही है लेकिन हमारे लिए तो आदिल सॉफ्ट टारगेट है वो सियासतदान होते हैं ना, अदालतों में नाअहली भी सियासतदानों की होती है, निकाले भी सियासतदान जाते हैं। वही कह रहा हूँ आप मुझे ब्यूरोक्रेट्स गिनवा दें कितनों को सजा हुई है। यहाँ तो आप प्राइम मिनिस्टर्स तक को फांसियां चढ़ा देते हैं, कितनी ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो सजा हुई है, कितनों से नैब ने रिकवरी किया है, शायद वो 8-10 से ज्यादा नहीं होंगे। तो हमें ये भी देखना होगा कि नीचे जो असल जो ताकत है वो तो ताकत का मंबा जो है, अगर सिविलियन गवर्नमेंट की हम बात करें, सियासतदान के हाथ में नहीं है। वो जो बाबू जिसका नाम हम लेते हैं, ये बाबुओं के हाथ में, सेक्रेटरीज है, डिप्टी सेक्रेटरीज है, और ये अफसर शाही है इनके हाथ में। मतलब आप सही कह रहे हैं कि हम सुनते होते थे कि ये मुल्क ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, और फिर बड़े हुए तो पता चला कि वाकई वही चलाते हैं, और फिर उनको कोई पूछ भी नहीं सकता कि आप ये मुल्क कैसे चलाते हैं। हमारे मुल्क में छोटी छोटी चीज़ें देख लें कि कभी चीनी स्कैंडल सामने आ जाता है, कभी आटे का स्कैंडल सामने आ जाता है, कभी मनपसंद लोगों को, कंपनीज़ को टेंडर पास करके ठेके दे दिए जाते हैं, फिर बाद में इश्तिहार छापा जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम एक्चुअली एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जब चूँकि बात सियासतदान की आती है तो वोट तो हम सियासतदान को देते हैं, और असम्बलीज़ में जो क्योंकि पार्लियामेंट सारे फैसले लेती है और बिल पास करती है। वैसे में अगर तलाल चौधरी साहब डिफेंड करेंगे तो मुझे हैरानगी नहीं होगी अगर वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ देंगे ड्यूल नेशनलिटी रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स को। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, उल्टी गंगा है और सभी हाथ धो रहे हैं। लेकिन एक और मुद्दा है, और वो ये है कि आमिर मिर्ज़ा साहब, हमारे टैक्स का पैसा हम देते भी हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो ही वॉज़ वेरी ओपन अबाउट इट कि हम किसी को भी घपला नहीं करने देंगे, हम कोई टैक्स का पैसा चोरी नहीं करने देंगे। कपड़े बेच के भी आटा पूरा करना पड़ा, बड़ा खूबसूरत डायलॉग है उनकी तकरीर का, तो मैं वो भी बेच दूंगा। पर हुआ ये कि अखराजात भी बढ़ गए। चीनी का स्कैंडल हालत ये है कि 176 रुपये से 200 रुपये किलो मिल रही है मुल्क में, और इस पर कोई आवाज़ उठाता है तो वो समझ नहीं आती कि इसका मलबा किस पर डाला जाए। आप समझते हैं कि जो हुकूमत नारा लगाकर आई थी वो कर रही है, ब्यूरोक्रेसी को तो पकड़ना दूर की बात है? नहीं, ज़ाहिर बिल्कुल नहीं कर रही है। आप जैसे आपने चीनी के स्कैंडल की बात की, ये सबसे ज्यादा पोलिटिसाइज हमारी इंडस्ट्री है। इस पे तमाम हैवी वेट्स, वो चाहे शरीफ खानदान हो, जरदारी खानदान हो, जहांगीर तरीन साहब हो, हुमायूं अख्तर साहब हो, आप खानदानों के नाम गिनते चले जाएं, पता चलेगा कि इन्हीं लोगों की स्टेक्स हैं, और बड़े आराम से ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं। जब मर्जी चाहा हुकूमत पे संदाज होकर जो है एक्सपोर्ट कर देते हैं। फिर ज़ाहिर इंपोर्ट ऐसे वक्त पे करते हैं जब इन्हें किसान से गन्ना खरीदना होता है, तो वहां पर भी किसान के ऊपर जो है एक जबर कर रहे होते हैं, उसका जो है हक मार रहे होते हैं। उसी तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त पाया कि हम कहते हैं ना कि भाई पाकिस्तान बड़ा गरीब मुल्क है, बड़ी हम लोग मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पे 38% बच्चों की बच्चे जो हैं इन्फेंट्स, वो स्टंटेड ग्रोथ के हैं और इरिवर्सिबल है वो बात। तो जिस मुल्क में ये हालत है जहाँ पे करोड़ों 2-2.5 करोड़ बच्चे जो है स्कूल से बाहर हों, वहां पर आप हमारे हुक्मरानों के लल्ले तलल्ले देखें। आप ये देखें कि क्या इन लोगों ने कोई बेल्ट टाइटनिंग की है, कहीं पे खर्चे कम किए हैं। एक तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो हमें पता ही है कि जी तनख्वाहों में इजाफा हो गया, इनकी गाड़ियों के कैवलकेड देख लें, इनके शाहाना अखराजात देख लें कि वज़ीर आज़म हाउस का जो है खर्चा बढ़ा दिया, प्रेसिडेंट हाउस का बढ़ा दिया। तो बेशक उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक होती हैं कि जब आपने बच्चों के दूध पे पैसे बढ़ा दिए, जब आपने इंसुलिन के इंजेक्शन पे पैसे बढ़ा दिए, आपने हर चीज पे मतलब कहते हैं लोगों से निचोड़ कर आप टैक्स वसूल कर रहे हैं। महंगाई ऊपर से है, आप दुनिया की महंगी तरीन बिजली फरोख्त कर रहे हैं। जो आपकी पॉलिसी के इनकॉम्पिटेंस है, जो आपकी पॉलिसी की करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, उसका मलबा अवाम उठाते हैं। और हमें पता है कि ये चीज किसने बनाई, उन्हीं लोगों ने बनाई जो आज चीजों को दुरुस्त करना चाहते हैं। अगर एनर्जी प्राइसेस हमारा ज्यादा दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, हमें पता होना चाहिए कि जी IPPs जो मुतनाज़ा पहले पीपल्स पार्टी ने लगाए थे, फिर नून लीग ने लगाए थे, उन जगहों पे उन्होंने बिजली घर बनाए कि जहाँ पे जरूरत नहीं थी। साहिवाल का कोल पावर जो प्लांट है उसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि आपने एग्रीकल्चरल बेल्ट में इंपोर्टेड कोल पे आपने जो है एक कोल बना दिया। तो इन्हीं लोगों ने तमाम मसाइल खड़े किए। और आप ये देखें कि इसका पूरा मलबा जो है वो एक तनख्वाहदार तबके पे आ रहा है, वो पाकिस्तान का जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उस पर आ रहा है, वो हमारे मेहनत कशों पे आ रहा है, किसानों पर आ रहा है। अवाम को रिलीफ तो है नहीं, ना कोई अवाम के लिए तरमीम है।